अस्सलाम वालेकुम सामीन, हाज़िर खिदमत है बेली राजपूता की मलका की अगली किस्त। माया को बेख्तियार याद आया जिस दिन वो पहली मर्तबा हवेली में आई थी। रोशनियों दियों से चरागाह किया गया था। पूरी हवेली किसी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। जब वो और शेखर अपनी मोर से उतरे तो ठाकुर रघुनाथ ने उनका इंतज़ार किया था। वो इस्तकबाल में दरवाजे पर ही खड़े थे। माया डार्लिंग, ये मेरे ताया ठाकुर रघुनाथ हैं। मेरी ताई का कई बरस पहले इंतकाल हो चुका है। इनका एक ही बेटा है गोपाल, जो कि उसका तारुफ कराते कराते शेखर ने रुककर सवालिया नज़रों से ठाकुर रघुनाथ का चेहरा देखा, जिन्होंने जल्दी से वजाहत दी। वो दोस्तों के साथ शिकार पे निकला है, सुबह तक आ जाएगा। ओके, बहरहाल माय डियर, ताया की मेरी कुल यही फैमिली है। इन्होंने मुझे माँ और बाप दोनों बनकर पाला है। और रात को अपने कमरे में उसके करीब बैठकर शेखर ने उसे बताया था, ये खबीस बुढ़ा शुरू से ही मेरी जायदाद के पीछे पड़ा था और उसका वो कमीना बेटा। इन दोनों का बस चले तो शेखर को गोली मारकर इसकी सारी प्रॉपर्टी हथिया लें। और मैंने झट उसके लबों पर हाथ रख दिया था और शेखर ने वो दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए थे। उसे सर झुका के अपने हाथों को देखा। रूपवती अभी तक उसके सर पर सवार कुछ कहे जा रही थी। मैं फिर से दूर फसलों को देखते हुए, जहाँ खेतों के दरमियान बनी पगडंडी पर एक लड़की चलती आ रही थी। बालों का झूलता परांदा, गर्दन में लापरवाही से पड़ा दुपट्टा और हाथ में पकड़ा भट्टा, जिसे वो चलते हुए आहिस्ता आहिस्ता चबाती और खाती जा रही थी। पगडंडी से उतरकर अब वो हवेली के सामने वाले रास्ते से गुजर रही थी। फासला कम होने के बाइस माया उसका चेहरा बगैर किसी दिक्कत के देख सकती थी। गंदुमी रंगत, तीखे नकूश, मगरूर सी बड़ी बड़ी आंखें। वो बिलाशुबा बहुत खूबसूरत थी, इतनी जितनी पंजाब की किसी अल्लड़ मुटियार को होना चाहिए था। ये ज़ाहरा है, मलकों की धी है। रूपवती ने उसकी निगाहों का ताक़ुब करते हुए कहा, सारे गांव में इस जैसी सुंदर लड़की कोई नहीं। वो बिला इरादा उस लड़की को देखे गई। वो खूबसूरत भी थी, कमसिन भी थी, तकरीबन 17-18 बरस की। और अब वो लापरवाही से भुट्टा खाती हवेली के करीब से गुजर रही थी। दफ्तन कच्ची सड़क पर धूल उड़ाती जीप रास्ता बदल के इसके सामने आ गई। लड़की हड़बड़ा कर पीछे हट गई। जीप रुक चुकी थी। उसमें 4 अफराद बैठे थे। ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स को जीप की खुली छत से बखूबी पहचान सकती थी। वो ठाकुर रघुनाथ का बेटा गोपाल था, शेखर का तायाजाद। रास्ता क्यों रोका है? लड़की भुट्टा एक तरफ फेंक कर माथे पे तेवरी चढ़ाकर गुस्से से पूछ रही थी। जवाब में गोपाल और उसके दोस्त ने एक साथ उस पर फिक्रे कसे। उसका लहजा दहीपन से भरा था। माया को अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे। अगर मेरे साथ ज़बान संभाल कर बात करो। लड़की हाथ पर कमर रखे तेज़ी से बोली, मैं बदर गाज़ान की मंग हूँ। मेरे साथ बदतमीज़ी की तलाश भी नहीं मिलेगी तुम्हारी। आन की आन में गोपाल के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। उसने जीप स्टार्ट की और उसे मोड़कर आगे ले गया। लड़की ने फातिहाना अंदाज में धूल उड़ाती दूर जाती जीप को देखा और इस्तज़ाइया लहजे में कुछ बुड़बड़ाई। रूपा देवी, जाओ उसको मेरे पास ले आओ, मैंने तहकुम से कहा। और चंद लम्हों बाद वो लड़की रूपवती के अकब में उसके पीछे एक बालकोनी में मौजूद थी। माया अभी तक मुंडेर से तिरछी नज़रों से खेतों को देख रही थी। आहट पर अपनी राजहंस जैसी गर्दन मोड़कर उसे देखा। क्या नाम है तुम्हारा? उसके लहजे में ठुकराने वाली रौनियत दर आई। ज़हरा है जी, ज़हरा बतूल। वो वैसी ही लापरवाही से खड़ी थी, मगर निगाहों में राजपूतों की गोरी बहू के लिए बेपनाह सताइश थी। आप ठाकुर शेखर की बेवा हो? माया ने हाँ में सर हिलाया और एक बेनियाज सी गहरी सी नज़र ज़हरा को सर से पांव तक देखा। बड़ा अफसोस हुआ जी ठाकुर शेखर की मौत का। कुछ पता चला आग कैसे लगी थी? ज़हरा मुँहज़ोर और निडर होने के साथ साथ पूरे एतमाद भी थी। तुम बताओ, आग कैसे लगी थी? तुम्हें कुछ पता है? माया खामोशी से उसकी बात सुनने के बाद ठंडे लहजे में बोली, मैं? जी वो मुझे क्या पता? पटर पटर बोलने वाली ज़हरा गड़बड़ाकर खामोश हो गई। मुंडेर पे बैठी इस महारानी के सामने बोलना अब उसे कदरे मुश्किल लग रहा था। ये गोपाल तुमसे क्या कह रहा था? वही बेतासुर लहजा, दिलचस्पी और तजस्सुस से खाली लहजा। कहना वहना क्या है जी? ज़हरा के माथे पे बल पड़ गया। जहाँ अकेली लड़की देखी कुत्तों की तरह भौंकने आ जाते हैं ठाकुरों के लड़के। रूपवती ने घबरा कर ज़हरा को देखा, जो ठाकुरों की हवेली में ही शुरू हो चुकी थी। तो कुत्तों को खामोश करने का गुर कहाँ से आया तुम्हें? इस अकेली लड़की ने, उसका लहजा अभी तक किसी भी किस्म के जज्बात से आरी था। मैंने भी कह दिया, मेरी तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। मैं बदर गाज़ान की मंग हूँ।
बस बदर के नाम से तो जान जाती है ठाकुरों के लड़कों की। उसके लहजे में फ़ख्र था। माया गहरी सांस भर कर बोली। गर्दन मोड़े फिर से खेतों को देखने लगी, जैसे पीछे मौजूद इन दो नफूस से उसे कोई दिलचस्पी नहीं हो। मैं जाऊं जी? माया ने गर्दन फेरे बगैर हाँ कह दिया तो ज़हरा चली गई। जाते समय वो कुछ कंफ्यूज सी थी। शायद उसे समझ नहीं आ रहा था कि ठुकरानी ने उसे बुलाया क्यों है। उनके जाने के कितने ही देर बाद गोपाल की जीप हवेली के खुले गेट से अंदर दाखिल हुई। वो अभी तक मुंडेर पर बैठी खेतों को देख रही थी। गोपाल को देखकर उसे चंद रोज़ पुरानी वो शाम याद आ गई जब वो इससे पहली दफ़ा हवेली में मिली थी। ये उसका बेली राजपूता में दूसरा दिन था। वो शेखर के साथ बरामदे में बैठे शाम की चाय पी रही थी जब उसने एक ऊंचे लंबे 30-35 बरस के लड़के को जीप से बाहर निकलते देखा। उसकी चाल में वाज़ेह लड़खड़ाहट थी, जैसे वो नशे में हो। ये कौन है? मैंने शेखर का हाथ हिलाया। वो बैठा कोई फाइल देख रहा था। मुतवज्जो करने पर गर्दन मोड़कर एक नज़र पीछे देखा। माई कज़न गोपाल राज। शेखर सर झटकते हुए फिर से फाइल पर मुतवज्जो हो गया। शायद नशे में है। माया ने चाय की प्याली मेज़ पर रख दी। गोपाल अब अंदर जा चुका था। उसने अगर शेखर को देखा भी था तो मिलने या बात करने की सही नहीं की थी। माया घूट भरती इस तनाव को महसूस कर रही थी जो शेखर उसके ताया रघुनाथ के दरमियान मौजूद था। शाम की सर्द हवा का झोंका आया था तो वो छुट चौंकी और मुंडेर से उठकर अंदर की तरफ जाने लगी। अंधेरा फैलने लगा था। सूरज जाने कब का डूब चुका था। वो साड़ी का पल्लू हाथ से संभाले अंदर कमरे की जानिब चली गई। चाची बावर्ची खाने में बैठी सब्जी काट रही थी। सारा इधर उधर से आवाज़ें देती बावर्ची खाने के दरवाजे तक आई। चाची, बदर कहाँ है? कल से शहर गया हुआ है। क्यों, खैरियत मेरी थी? चाची हाथ रोक कर पूछने लगी। ज़हरा को मुखातिब करते हुए उसके चेहरे में प्यार से मटाया था। खैरियत नहीं है। वो निरूठी सी थप से चौकी को खींच कर उनके आन बैठी उनके पास ही। किसी ने कुछ कह दिया क्या? नहीं, ठाकुरों के लड़कों के साथ मसला क्या है? वो कच्ची सब्जी उठाकर खाने लगी। चाची ने छुरी रख दी। किसी ने कुछ कहा है तुझे? आहो, ठाकुर गोपाल है ना, उसने अपनी मोटर से मेरा रास्ता रोका। फिर? चाची परेशान हो गई। मैंने भी बदर के नाम की धमकी दे दी। ऐसा भागा कि बस। वो मज़ा लेके खिलखिलाई। फिर किसी ख्याल के तहत पूछने लगी, वैसे बदर कब आएगा? बताओ तो सही। उससे वो खुद ही निमट लेगा। पागल मत बनो ज़हरा। गोपाल दुबक गया है, बस इतना ठीक है। अब बदर को ना बताना मेरी थी। तुझे उसके गुस्से का पता तो है, खामखा बात बढ़ेगी। पर चाची जी, एक मरतबा बदर उसकी तबीयत तो ठीक करे ना। वो मिनमिनाई। अरे झल्ली, हर बात घर के मर्दों को बताने की नहीं होती, वरना खून खराबा हो जाएगा। और तुझे कितनी दफ़ा कहा है, यूँ अकेली लोर लोर ना फिरा कर। अब तू बड़ी हो गई है, ख्याल किया कर। चाची ने डपट कर कहा। अच्छा। वो खफा सी हो गई। फिर एकदम जोश से बोली, तूने ठाकुर शेखर की गोरी मेम देखी है? राजपूतों की नई ठुकरानी, ठाकुर शेखर की बेवा? नहीं, उनसे कौन से ऐसे ताल्लुकात हैं? चाची सर झटक कर सब्जी काटने लगी। मुझे रूपवती ने आज कहा था कि तुम्हें महारानी बुला रही है, तो मैं राजपूतों की हवेली चली गई थी। ज़हरा, चाची दंग रह गई। तू राजपूतों की हवेली चली गई थी? बदर को इल्म हुआ तो जानती हो क्या कहेगा? और बदर को कैसे इल्म होगा? वो हंस दी। पर चाची, वो बहुत शान वाली है, शेखर की बेवा। क्या बहुत हसीन है। हसीन तो पता नहीं, मगर ज़हरा को जैसे अल्फाज नहीं मिले थे। बस मैं तुझे क्या बताऊँ चाची, वो बहुत शान वाली है, बिल्कुल जैसे महारानियाँ होती हैं। इतनी खूबसूरत नहीं है, मगर बिल्कुल महारानी लगती हैं। आँख नहीं मिलाई जाती उससे। फिर वो उठ खड़ी हुई। चाची, बदर आए तो मुझे बताना, मुझे काम है उससे। हाँ, पता है मुझे तुझे क्या काम है उससे। चाची हंस दी तो वो झेप कर वहाँ से भाग गई। मगर भागने से पहले चाची ने ज़हरा के चेहरे पर बिखरे धनक के रंग देख लिए थे। घास शबनम के कतरों से लदी थी। वो इन कतरों पर अपने सफ़ेद पाँव रखती क्यारी की तरफ चली आई, जहाँ बड़े बड़े ताज़ा सुर्ख गुलाब लगे थे। सामने घास पे सुर्ख पत्तियाँ बिखरी थी। शायद कोई बासी गुलाब टूट कर गिरा था और हवा ने उसकी पत्तियाँ बिखेर दी थी। माया वहाँ क्यारी के करीब झुककर पत्तियाँ चुनने लगी। दूर बागीचे के आगाज़ पर कोई तेज़ी से चलता हुआ बरामदे की जानिब बढ़ रहा था। उसे देखकर जैसे छिटक कर रुक गया।
ताज़ा सुर गुलाबों के करीब घास पर नंगे पांव बैठी लड़की सर झुकाए पत्तियां चुनकर अपनी गोद में भर रही थी। वो गुलाबी रंग के पांव तक आई नाइटी में मलबूस थी। शहद रंग के बाल शानों पर बिखरे हुए थे। ठाकुर गोपाल राज अंदर जाने का इरादा तर्क करके घास पर आ गया। भारी जूते नरम घास तले, मगर माया इसी तरह मगन क्यारी से फूल तोड़कर अपनी गोद में डालती रही। वो उसके बिल्कुल सामने आ गया। गुलाब पसंद है आपको माया देवी? सबको होते हैं। वो बगैर चौंके इसी इत्मीनान से गोद में रखे फूलों की टहनियां बराबर करती रही। सर उठाकर भी नहीं देखा उसने, जैसे किसी बेनियाजी और गरूर के तहत बात कर रही हो। इस चंद कदम के फासले पर बैठी लड़की अंदर से गोपाल कुछ ना कह सका। वो हसीन थी, मगर गोपाल ने से कहीं ज़रा हसीन लड़कियां देखी थी। ये भी नहीं था कि वो गोरी मेम थी। गोपाल ने बहुत सारी गोरी मेम भी देख रखी थी। मेमें फीके शलजम की तरह गोरियां होती हैं। यह हुस्न नहीं होता। उसकी सहर भरी शख्सियत, गोपाल को कुछ मुख्तलिफ सी औरत लगी वो। आप इंग्लिस्तान वापस चली जा रही हैं? ना जाऊं। उसने गुलदस्ता बनाते बनाते हाथों को रोका, सीधा उसकी आंखों में देखा। नहीं तो? हाँ, मगर वो कोई वजाहत सुने बगैर सर झुकाए गुलदस्ते की जारी मुतवज्जो हो चुकी थी। आप शिखर की तमाम जायदाद बेचना चाहती हैं? गुफ्तगू शुरू करने की एक और कोशिश। हाँ, इस सिलसिले में पिताजी आपकी मदद कर सकते हैं। वो कर रहे हैं। एक लंबी टहनी को मरोड़कर गुलदस्ते के गिर्द बांधा। ओह अच्छा। वो शर्मिंदगी छुपाने को खोखली सी हंसी हंसा। आपकी और शेखर की पसंद की शादी थी? आप दोनों बहुत खुश थे। किसी के गुमान में भी नहीं था कि वो इतनी जल्दी हमसे जुदा हो जाएगा। वो गुलदस्ता बनाकर उठ खड़ी हुई। गोद से बहुत सारी पत्तियां घास पर आन गिरी। वो क्यारी से खड़े खड़े झुककर कुछ पत्ते तोड़ने लगी। आप वापस सिगिस्तान जाकर क्या करेंगी? ये बदर खाजान कौन है? पत्ते तोड़कर गुलदस्ते को सजाते उसने पूछा। गोपाल इस हमले के लिए तैयार नहीं था। ये सवाल उसके लिए कतई गैर मुतवक्को था। जी, बदर खाजान? आपको किसने बताया? कल जिस लड़की को आप हवेली के बाहर छेड़ रहे थे, उसने बदर खाजान के नाम की धमकी दी थी ना आपको। गोपाल के चेहरे का रंग बदल गया। कौन है ये बदर खाजान? वो निगाहें गुलदस्ते पे सजाए उसे बड़े बड़े सब्ज पत्तों से सजा रही थी। मुस्ला है और कुछ नहीं। कोई मोटी गाली लबों पर रोक कर बस इतना कहकर वो तेज कदम उठाता वहां से चला गया। माया ने इत्मीनान से गुलदस्ते को देखा। घास पे गिरी पत्तियां चुनकर क्यारी में डाली और शबनम के नरम कतरों पर पांव रखती बाग से बाहर आ गई। किनारे पे रखी अपनी नाजुक जूती पहनी और हाथ से बाल संवारते हवेली के अंदर की जानिब के हिस्से की तरफ बढ़ गई। रूपवती को इस वक्त यकीनन रसोई में होना चाहिए। वो कुछ सोचकर हाल कमरे की से दाएं जानिब भोली। चंद राहदारियां अबूर करके वो रसोई की चौखट में खड़ी थी। रूपा देवी? उसने हल्का सा दरवाज़ा बजाया। नाश्ता बनाती रूपवती चौंक कर पीछे मुड़ी। बीच चौखट में गुलाबी नाइटी पहने, हाथों में गुलदस्ता लिए माया खड़ी थी। महारानी जी, आप खैरियत? रूपा हाथ धोकर साड़ी के पल्लू से खुश्क करती उस तक आई। मुझे बाहर जाना है, मेरे साथ चलो। नाश्ता करके या नहीं बस अभी? माया ने एक नज़र उसके शब ख्वाबी के लिबास पे देखा। लिबास तब्दील कर लूँ? जाना किधर है जी? जहरा के घर, जो कल आई थी, कहकर वो गुलदस्ता हाथ में लिए वापस राजधानी में मुड़ गई। जहरा के घर? रूपा हैरान परेशान खड़ी। ये नई महारानी भी एक मुहिम्मा है। चंद मिनट बाद वो लिबास तब्दील करके फिर से रसोई के दरवाजे पे खड़ी थी। चलो, तहक्कुम से कहकर वो आगे बढ़ गई। सफ़ेद लॉन्ग स्कर्ट, हल्का गुलाबी ब्लाउज, शानों पर सफ़ेद रंग की छोटी सी स्टूल फैलाए, वो बहुत बेनियाजी से चल रही थी। ज़हरा के घर जाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। वो वहीं उनको खेतों में अपनी सहेली के साथ टहलती हुई मिल गई। उसका ताल्लुक ऊंचे घराने से था। गांव में मुसलमानों के ऊंचे घराने की जवान लड़कियां यूँ नहीं फिरा करती थीं, मगर ज़हरा को इसकी कम सिनी और गार्बन लाडली होने की वजह से रियायत मिल जाती थी। माया देवी, आप? वो सहेली को भगाकर उसकी तरफ आ गई। हाँ ज़हरा, महारानी जी तुमसे मिलने जा रही थी। ये तुम्हारे लिए। माया ने गुलदस्ता उसकी जानिब बढ़ाया। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी,
सो तुमसे ठीक से बात नहीं कर सकी। कल की निस्बत आज माया के चेहरे पर दोस्ताना मुस्कुराहट थी, मगर फिर भी अंदाज में कुछ ऐसा ज़रूर था कि अपनी आदत के बरक्स उससे बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश न कर सकी। शुक्रिया ठुकरानी जी, उसने जवाबी मुस्कुराहट के साथ गुलदस्ता कबूल कर लिया। तुम अच्छी बहादुर लड़की हो। वो दोनों साथ साथ चलने लगी। रूपा उनसे चंद कदम पीछे थी। बनना पड़ता है जी, ठाकुरों के लड़के वरना जीने नहीं देते। सूरज निकल चुका था और नरम गरम धूप उसके सुनहरी माइल शहद रंग बालों में चमकने लगी थी। शेखर कैसा लगता था तुम्हें? इनके बारे में गांव वाले ज़्यादा नहीं जानते। वो बचपन से तालीम के लिए दिल्ली चले गए थे, फिर कारोबार के बाद तो दिल्ली होते या वलायत, गांव तो कभी कभार ही आते थे। और ये बादर गाजान कौन है? ज़हरा के चेहरे पे धनक के सारे रंग बिखर गए। माया ने बहुत गौर से उसे देखा। मेरे चाचा का बेटा है। मेरे माँ बाप के बाद मेरे चाचा चाची ने ही मुझे पाला है, वह सर झुकाए मुस्कुराते हुए बता रही थी। वो चलते चलते कच्चे रास्ते से बहुत दूर निकल आई थी। करता क्या है? वो बाहर से पढ़कर आया है, अब तो बाप दादा की ज़मीनें संभालता है। क्या बेले राजपूतों के सारे जमींदार ठाकुर गोपाल से इसी तरह डरते हैं? माया का लहजा ठंडा था। हमारा खानदान गांव का वाहिद मुस्लिम खानदान है। हमारी ज़मीनें राजपूतों से ज़्यादा नहीं हैं, तो कम भी नहीं है। पहले ये लोग बात बात पर हिंदू मुस्लिम फसादात भड़का देते थे, मगर अब कई बरस से कोई फसाद नहीं हुआ। ये बदर गाजान से डरते हैं, जानते हैं उसके पास ताकत भी है और असर रसूख वाला भी है, बस इसीलिए डरते हैं। तो आखिर है कोई इस गांव में कोई बदर जैसा? अपने परांदे से खेलती हुई मुस्कुराते हुए कह रही थी। एकदम रुक गई। इधर न जाए माया देवी। वो जो उसके साथ चलते चलते कच्चे रास्ते पर काफ़ी आगे निकल आई थी, ठिठक कर रुक गई। मगर क्यों? इधर क्या है? उसने हैरत से कच्चे रास्ते को देखा और फिर रूपवती को। ज़हरा के चेहरे पर गोया खौफ छाया था। महारानी जी, ये रास्ता पुराने कब्रिस्तान को जाता है। वहाँ वहाँ साया है जी। रूपवती की आवाज़ में खौफ था। साया? किस चीज़ का साया? भूत का है साया जी। वो भटकती हुई आत्मा है जी। क्या बात कर रही हो रूपा? माया ने नागवारी से सर झटका। रूपा देवी ठीक कह रही है ठाकुरानी जी, पुराने कब्रिस्तान में साया है। लोग इसके करीब से भी नहीं गुजरते, बल्कि उस दिन अच्छू कुमार ने खुद उस भूत को देखा है। सियाह चोगा पहन रखा था और कब्रिस्तान के आसपास चक्कर काट रहा था। 3 रोज तक अच्छू कुमार का बुखार नहीं उतरा था और गांव वाले कहते हैं कि रोज रात को सियाह चोगे में मलबूस एक सियाह लंबा भूत पुराने कब्रिस्तान में आता है और फिर ऐसी आवाज़ें आती हैं जैसे वो कुछ खोद रहा हो। गांव वालों ने कुछ कभी उसका पीछा करने की कोशिश नहीं की। माया को अभी तक यकीन नहीं था। ना जी ना, तौबा करें, हवाई चीज़ों का भी पीछा किया जाता है। रूपा ने कानों को हाथ लगाए। और ठकरानी जी, किसी ने आज तक इसे आते जाते नहीं देखा। किसी कब्र से उड़ता है शायद वो। शायद, उसने तनजन दोहराया। होगा कोई आमिल बाबा, कोई चीला वगैरह कर रहा होगा। तुम गाँव वाले भी ना। बदर भी यही कहता है। ज़ारा ने तासुब से सर झटका, जैसे माया और बदर दोनों की अकल पे मातम कर रही हो। क्या कहता है वो? बिला इरादा वो भी मुतवज्जो हो गई। यही कि गांव का ही कोई बनता है, किसी वारदात में मुलविस है, यकीनन किसी गांव में किसी को कत्ल करके अब लाश यहाँ दफनाई होगी, अब वो ढूंढता होगा। बहुत माकूल आदमी है तुम्हारा तायाजाद, मिलवाओ मुझे भी उससे। अभी तो चलो तुम्हारा वो कब्रिस्तान देखते हैं। रूपवती और ज़ारा रोकती रह गईं, मगर बेली राजपूता की वो महारानी कहाँ किसी की सुनती है। वो फाटक खोल कर अंदर चली गई। कब्रिस्तान बहुत कदीम था, जैसे कोई सदियों पुराना खंडर हो। उसका अहाता काफ़ी वसी। कोने में बरगद का एक बूढ़ा दरख्त था, जिसकी शाखें झुकी कब्रिस्तान की पुरसरार फिजा को इस बेली राजपूता के भूत की गवाह थी, जिसने गाँव वालों को हैरान और परेशान कर रखा था। वहाँ की खामोश फिजा बहुत पुरसरार थी, अपने अंदर बहुत सदियों पुराने राज दफन किए। ऐसा लगता था जैसे वहाँ सफ़ेद लिबादा ओढ़े अनदेखी रूहें भटकते फिर रही हूँ, बिल्कुल इनके आसपास। तो इधर आता है वो भूत, सीने पे हाथ बांधे, वो तायराना निगाहों से इधर उधर का जायजा ले रही थी। चलिए महारानी जी, मुझे तो वहशत हो रही है। वो दोनों मारे बांधे उसके पीछे खड़ी थी और अब खौफ से रूपवती का बुरा हाल था। क्या ख्याल है, रात तक इंतज़ार ना करें? मैं इस सुरमा को देखना चाहती हूँ जो मासूम लोगों को जाने कितने अरसे से डरा रहा है। भगवान ना करे जो हम रात इधर बसर करें। चलें महारानी जी, बड़े ठाकुर को इल्म हो तो बहुत खफा होंगे। क्यों? महारानी तेजी से पलटी। तुम्हारे बड़े ठाकुर को गांव में चलने फिरने पर भी एतराज़ होता है?
मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरा पति मुझसे छीन गया, उसका आखिरी बार मुंह भी नहीं देखा मैंने। मुझ पर क्या ये जुल्म कम है जो आप मुझे हवेली में कैद करना चाहते हैं? रूपवती और ज़ारा शशदर रह गईं। ये क्या कह रही हैं आप महारानी जी? क्या गलत कहा है मैंने? क्यों क्यों पड़े हैं ये शेखर की जायदाद के पीछे? क्या इन्हें इतना भी एहसास नहीं कि इसको अरसा ही कितना हो गए? बहुत दिन का लावा उसके अंदर से निकला था। ठाकुरों को भी छोटे ठाकुर की मौत का इतना ही दुख है महारानी जी। आपने दिल बुरा ना करें, जाने भी दो रूपा। वो सर झटक कर तेजी से फाटक से बाहर निकल आई। रूपवती और जहरा बतूल एक दूसरे को देख कर रह गई। जहरा परांदा चलाती हमेशा की तरह भागती हुई बरामदे में दाखिल हुई और फिर एकदम ठटक कर रुक गई। सामने चरपाई पर बदर बैठा था, उसकी जहरा की तरफ कमर थी और वो चची की कोई बात खामोशी से सुन रहा था। एकदम से बरामदे में जैसे धनक उतरी थी। जहरा को हर शय खूबसूरत लगने लगी थी। वो धड़कते दिल के साथ छोटे छोटे कदम उठाती आई और सलाम किया। वो माँ की किसी बात पर उलझा बैठा था। चौंक कर सर उठाया, सलाम का जवाब दिया, फिर दोबारा माँ से बातें करने लगा। वो वहीं खामोशी से चरपाई की पायंती पे टिक गई। ज़ारा, सुबह सुबह किधर चली गई थी? मैं तुझे ढूंढ रही थी।